Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the newspaper analysis for 25th of January. First of all, let's understand कि आज हमें कौन कौन से न्यूज को डिस्कस करना है. देखिए, सबसे पहला जो न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये बोला गया है कि पाकिस्तान ने फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज प्रपोज दैट देयर शुड बी अ फ्लाइट कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ताकि दोनों ही कंट्री के जो पिलग्रिम्स हैं वो एक दूसरी कंट्री के अंदर जाके जो भी वहां के होली श्राइन्स है उसको विजिट कर सके. ठीक है, तो ये प्रपोजल पाकिस्तान से तरफ से आया है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इसको प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट कि देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर डिफरेंट स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए जो पैसे थे, कहीं ना कहीं उनकी मॉनेटरी सपोर्ट काफी ज्यादा स्लो हो गया था, उनका कोई उन्हें मॉनेटरी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो उस चीज के लिए वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली उनको लोन दिया है ऑफ अराउंड 1000 करोड़. ठीक है, 1000 करोड़ को यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे. थर्ड विल टॉक अबाउट कि इंडिया ने रिसेंटली एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन्स का यूज यहाँ पे अलाउ कर दिया है, जहां पर बोला है कि ड्रोन्स को आप पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए यूज कर सकते हो. तो अब इसके बाद क्या क्या रूल्स इसके अंदर है हम इसके बारे में समझेंगे. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट स्पाइस एक्सचेंज इंडिया पोर्टल. देखिए, एक नया पोर्टल है जो कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का है. स्पाइस का सीधा सा मतलब है मसाले. तो आप मसालों का जो बिजनेस है वो ऑनलाइन लेके जाने के लिए उसको अलग अलग टाइप के स्पाइसेस को आप वहां पर अपने इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर शो कर सकते हैं. जैसे क्या होगा, नेशनल इंटरनेशनल बायर्स आपको मिल सकते हैं. तो इन ये चार टॉपिक्स है जिसके बारे में हमें समझना है. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. इट इज अबाउट कि पाकिस्तान ने रिसेंटली प्रपोज किया है कि एक फ्लाइट कनेक्टिविटी होनी चाहिए बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ताकि जो दोनों ही कंट्री के जो पिलग्रिम्स है वो दूसरे कंट्री के अंदर जाके होली श्राइन्स को विजिट कर सके. देखिए, सबसे पहले तो बैकग्राउंड ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड एंड ट्रैवल पूरी तरीके से स्टैंड स्टिल पे है, पूरी तरीके से बंद है. बट इसके बावजूद पाकिस्तान की पाकिस्तान की ओर से ऐसा प्रपोजल आना, इट इज रियली हार्टनिंग टू सी, बिकॉज ऐसा देखिए, अगर इस तरीके से दोनों कनेक्टिविटी शो करेंगे तो ऑब्वियसली आगे जाकर क्या होगा, रिलेशनशिप यहां पर दोनों कंट्री के बीच में इंप्रूव हो सकते हैं. देखिए, हुआ क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज पीएचसी, यानी कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, यानी कि पाकिस्तान के जो हिंदूज हैं उनका एक काउंसिल है. उन्होंने रिसेंटली प्रपोजल दिया है, वो चाहते हैं जो पाकिस्तान के हिंदूज हैं, पाकिस्तान के मुस्लिम्स और पाकिस्तान के सिख्स है, वो लोग बाई एयर ट्रैवल करके इंडिया के अंदर आ सके और डिफरेंट होली श्राइन्स को आके यहां पर विजिट कर सके. इस चीज के लिए जो पाकिस्तान हिंदू कॉरिडोर है उसने इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को रिसेंटली एक लेटर भेजा है, एक नोटिस भेजा है. ठीक है, एक मतलब एक चीज, एक टाइप का प्रपोजल भेजा है कि हम ऐसा करना चाहते हैं. ठीक है, अब इस चीज के ऊपर अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑब्वियसली कोई भी जवाब नहीं दिया है. जब जवाब आएगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, देखिए, फिलहाल के लिए बोला गया है, जो पीएचसी यानी कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल है, उसने ये बोला है कि 2 चार्टर्ड फ्लाइट्स को आप अलाउ कीजिए ताकि वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद से निकल सके. और बेसिकली देखिए, लाहौर, कराची, ये सब जो इंपॉर्टेंट प्लेस है ना, वहां से फ्लाइट्स निकल सके और इंडिया आ सके. और इसका जो डेट मांगा गया है दैट इज सैटरडे, यानी कि 29th ऑफ जनवरी का यहाँ पर डेट मांगा गया है कि इसी दिन हम यहाँ पर आना चाहते हैं और डिफरेंट जो एरियाज है उसको हम आके यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं. ठीक है, इसके लिए परमिशन मांगा गया है, बट ऑन अ वेरी कॉशियस नोट. इंडिया ने अभी तक इस चीज का परमिशन नहीं दिया है, इंडिया ने अभी तक इस चीज को अलाउ नहीं किया है. ठीक है, जब भी एमईए रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जब भी रिस्पॉन्ड करेगा तो उसके बारे में हम प्रॉपर्ली बात करेंगे. देखिए, अगर आप इंडिया के ऑफिशियल्स की बात करेंगे, इंडिया के ऑफिशियल्स ने यहाँ पर कुछ चीजों पे हिंट किया. इंडिया के ऑफिशियल्स ने बोला है कि लास्ट ईयर नवंबर 2021 के अंदर इंडिया ने भी यहाँ पर एक परमिशन मांगी थी, जहां पर श्रीनगर यानी कि इंडिया से शारजाह यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक फ्लाइट को यहाँ पर ऑपरेशन करने की बात की गई थी. बट पाकिस्तान ने इस पर्टिकुलर फ्लाइट की फैसिलिटी को डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था. पाकिस्तान ने इंडिया को परमिशन नहीं दी थी. ठीक है, इसके बदले में इंडिया ने भी आगे जाकर जो पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल अलायंस है उसका भी फ्लाइट को मतलब ऑब्वियसली इंडिया में आने से मना कर दिया था. देखिए, तो आप समझ रहे, नवंबर के अंदर इंडिया ने पहले परमिशन मांगी पाकिस्तान से कि हम श्रीनगर से शारजाह फ्लाइट जाना चाहते हैं, बट पाकिस्तान ने इस चीज को मना कर दिया. तो अगले महीने दिसंबर क्या होता है, दिसंबर के अंदर पाकिस्तान बदले में इंडिया से एक टाइप की परमिशन मांगता है कि हम इंडिया के अंदर कुछ पिलग्रिम्स को भेजना चाहते हैं, बट इंडिया ने ऑब्वियसली यहां पर अलाउ नहीं किया. तो एक चीज तो आप बहुत ही प्रॉपर्ली समझ गए होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी भी टाइप का अगर कनेक्टिविटी होना है, भले ही वो लैंड से हो, सी से हो, या फिर बाई फ्लाइट वगैरह से हो, सबसे पहले जो एक चीज जरूरी है, दोनों ही साइड से यहां पर एक पॉलिटिकल पुश होना चाहिए. ठीक है, दोनों ही कंट्री साइड से, किसी एक साइड से अगर पुश होगा तो ये काम नहीं चलेगा ऐसा. ठीक है, अब देखिए, बात की जा रही है कि अगर ये क्लियरेंस मिल जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस चीज को एक्सेप्ट कर भी लेती है, तो ये पहला ऐसा फ्लाइट होगा. ठीक है, पाकिस्तान इंटरनेशनल अलायंस का एक ऐसा पहला फ्लाइट होगा जो कि 2019 में इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी फ्लाइट्स थे ना पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिए गए थे. आपको याद होगा 2019 के अंदर जो हमारा जो आर्टिकल 370 जब पास हुआ था, उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा यहां पर आवाज उठाई थी उसके अगेंस्ट में. इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने इस फ्लाइट का ऑपरेशन पूरा का पूरा बंद कर दिया था. ठीक है, आप देखिए, इसी चीज के कारण मतलब 2019 के बाद ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई भी फ्लाइट इंडिया में आएगी, फिर इंडिया की फ्लाइट जाएगी, अगर ये अलाउ होता है तो
नहीं तो नहीं, ठीक है। अगर ये अलाउ नहीं होता है फिर तो कोई बात ही नहीं है। सेकंड चीज देखिए, ये टाइप की पिलग्रिम फ्लाइट होने वाली है, राइट। इसका मतलब जितने भी इसमें लोग होंगे सब श्रद्धालु होंगे जो अपने अपने होली श्राइन्स को विजिट करेंगे, यानी कि जो जितने भी हिंदूज हैं वो डिफरेंट हिंदू टेंपल्स में जाएंगे, जितने मुस्लिम्स हैं वो अजमेर शरीफ, जितने भी डिफरेंट जो मॉस्क है उसमें जाएंगे, सिख जो होंगे वो डिफरेंट जो सिख के गुरुद्वारास वगैरह हैं उसमें जाएंगे। द पॉइंट इज 1947 से, मतलब जिस दिन जब हमारा पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, और 1947 के बाद जो दंगे हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तब से एक भी फ्लाइट इंडिया के या फिर इंडिया की फ्लाइट पाकिस्तान की या फिर पाकिस्तान की फ्लाइट इंडिया में किसी भी पिलग्रिम की फ्लाइट नहीं आई है, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है। 1947 से आज तक कोई भी पिलग्रिम की फ्लाइट ना ही इंडिया से पाकिस्तान गई है, ना ही पाकिस्तान से इंडिया गई है। तो अगर ये ऐसा कुछ होता है, यानी कि अगर ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारा इस चीज को पार्टिसिपेट कर, मतलब इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि कोई पिलग्रिम जो है बाय फ्लाइट रूट से इंडिया में आएगा, या फिर इंडिया का कोई जो फ्लाइट है वो मतलब पाकिस्तान में जाएगा फॉर सम मतलब ऐसे होली श्राइन्स को विजिट करने के लिए। अभी तक क्या है, अभी तक जो भी जाते हैं वो थ्रू मतलब बाय रोड जाते हैं, और वाघा बॉर्डर जो है, यानी कि वाघा बॉर्डर जो पंजाब और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर उस पर्टिकुलर चीज को पास करके जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गया। तो इसके लिए आपको एक चीज देखिए, ये चीज याद रखना है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखिए ऐसा नहीं है कि दोनों ही कंट्री ने एक दूसरे के पिलग्रिम्स को अलाउ नहीं किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है। 1974 में एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें कहा गया था, 1974 में बेसिकली एक प्रोटोकॉल एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर ये कहा गया था कि दोनों ही कंट्री के जो पिलग्रिम्स है वो एक दूसरी कंट्री के अंदर जा सकते हैं, बट ओनली थ्रू रोड रूट, सिर्फ रोड के रूट से जा सकते हैं। तो इसमें इंडिया के रूट मतलब इंडिया के जो पिलग्रिम्स हैं, आपको याद ही होगा, इंडिया के जो सिख्स हैं वो पाकिस्तान जाते हैं करतारपुर कॉरिडोर के लिए, और पाकिस्तान के बहुत सारे सिख जो है इंडिया आते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉस्क्स एंड डिफरेंट मंदिरों को घूमने के लिए, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन 1974 के एग्रीमेंट के तहत होता है, बाय एयर नहीं होता है, बाय रोड होता है, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। अभी के लिए जो अभी रिसेंट जो प्रपोजल आया उसके अंदर ये बोला गया है कि टोटल 170 पिलग्रिम्स को हम भेजेंगे, जो कि ज्यादातर इसमें मुस्लिम्स होंगे एंड अराउंड 20 हिंदूज होंगे, ये सब साथ में आएंगे। और जो पाकिस्तान का जो हिंदू कॉर्पोरेशन था वो ऑब्वियसली इस चीज को प्रॉपर्ली फैसिलिटेट करेगा, और उसके बाद मतलब इन सारे के सारे लोगों को इंडिया में भेजा जाएगा, इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस को घूम कर आएंगे। नो देखिए, एक बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर आता है कि जो पाकिस्तान का हिंदू कॉर्पोरेशन है, क्या वो ये परमिशन मतलब क्या वो ये चीज खुद से बोल रहा है या फिर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने उससे कंसल्ट किया है। तो जो पाकिस्तान के हिंदू कॉर्पोरेशन है उसने ये बोला है कि उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है पाकिस्तान के इंटरनेशनल अलायंस से, यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से उसने एक मेमोरेंडम ऑफ एक टाइप का एमओयू साइन किया है जिसमें बोला गया है कि हम फेथ टूरिज्म इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना चाहते हैं, मतलब रिलीजन बेस्ड टूरिज्म को मतलब हम यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं। स्पेशली दिसंबर 2021 में इसकी परमिशन ली गई थी, और यहाँ पर जो पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है उसने इसकी परमिशन दे दी थी। इसी चीज के कारण पाकिस्तान का जो हिंदू कॉर्पोरेशन है उसने इंडिया से इस चीज की परमिशन मांगी है, ठीक है। अगर आप देखिए दिसंबर के अंदर इस चीज की परमिशन मिल चुकी है, तो अभी तक यूके, यूएई, स्पेन और बाकी कंट्री के बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो कि पेशावर आए हैं, पेशावर में बहुत सारे उन्होंने डिफरेंट एरियाज में वो घूमे हैं, डिफरेंट जितने भी मॉस्क वगैरह हैं वहां पर उन्होंने बेसिकली टूरिज्म स्टार्ट किया है। दिस टूरिज्म इज कॉल्ड एज व्हाट, फेथ टूरिज्म, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, मतलब बेसिकली रिलीजियस बेस्ड टूरिज्म है जहां पर अलग अलग जो कम्युनिटीज अलग अलग रिलीजन के लोग जो है वो अपने अपने कम्युनिटीज अपने अपने जो भी उनके होली श्राइन्स है वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। देखिए यूके के लोग ऑलरेडी पाकिस्तान जाकर डिफरेंट जगहों पर विजिट कर रहे हैं, यूएई के लोग, स्पेन के लोग और बहुत सारी कंट्रीज है जो कि पाकिस्तान जा रहे हैं, और उन्होंने बेसिकली अपने टूरिज्म को यहाँ पर अलाउ किया है, मतलब वो के लिए, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ से लोग आ रहे हैं एंड दे आर बेसिकली विजिटिंग टू मेन एरियाज। उनमें से एक एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज श्री परमहंस महाराज मंदिर, जो कि खैबर पख्तून, आपको याद होगा जो ये पर्टिकुलर प्लेस है वो पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। खैबर पख्तून जो है ये तेरी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। देखिए तेरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। तेरी डिस्ट्रिक्ट जो है एक खैबर पख्तून नाम का एक एरिया उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आता है। उसी एरिया के अंदर एक मंदिर है दैट इज कॉल्ड श्री परमहंस महाराज मंदिर। इसी पर्टिकुलर मंदिर को बहुत सारे हिंदूज जो कि यूके के हैं, यूएई के, स्पेन के, अदर कंट्रीज के हैं, वो लोग आके इस चीज को विजिट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर मंदिर को विजिट करने गए थे पिछले महीने, जहां पर ये देखा गया था कि पहले वो वाघा बॉर्डर गए, वाघा बॉर्डर से वो बाई फुट जाते हैं, बाई फुट जाने के बाद वो पेशावर तक पहुंचे, मतलब बाई बस या फिर डिफरेंट थिंग्स, और उसके बाद पेशावर से उन्होंने फ्लाइट ली लाहौर के लिए, और लाहौर के अंदर ये पर्टिकुलर मंदिर प्रेजेंट है। तो इंडिया के लोग भी यहाँ पर गए थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो उन्होंने ये चीज तो अलाउ कर दी है इस चीज को, लेकिन यहाँ पर जो दोनों तरफ की जो फ्लाइट कनेक्टिविटी है उस चीज को अभी तक अलाउ नहीं किया गया है। तो जो जिन्होंने इस चीज को अपील किया है उन्होंने ये बोला है दैट दे आर वेरी होपफुल, ऑब्वियसली दे वांट कि दोनों कंट्री के बीच की जो रिलेशनशिप है धीरे धीरे वो इंप्रूव हो, ताकि जो मुस्लिम्स है वो अजमेर शरीफ, निजामुद्दीन औलिया, जो डिफरेंट श्राइन्स हैं, डिफरेंट हिंदू के श्राइन्स हैं, डिफरेंट जगहों पर आकर वो विजिट कर सके, और ऑब्वियसली जो जितने भी रिलीजियस एरियाज हैं उन सबको मतलब बहुत ज्यादा इस चीज को रिलीजन मतलब रिलीजन के बेसिस में उसमें टूरिज्म को प्रमोट कर सके, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें जो पाकिस्तान ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो 29 जनवरी यानी कि नेक्स्ट सैटरडे जो आने वाला है 29 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक का उन्होंने 4 दिनों का प्लान बनाया हुआ है कि 4 दिन तक मतलब अगर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑब्वियसली परमिशन देती है, तो अगर परमिशन देती है तो वाया फ्लाइट आएंगे, 29 जनवरी को यहाँ पे लैंड करेंगे। 1 फरवरी तक उनका यहाँ रहने का प्लान है, जिसके अंदर
दे विल विजिट जयपुर, अजमेर, दिल्ली, आगरा एंड हरिद्वार। ये 5 एरियाज का उन्होंने प्लान बनाया हुआ कि इन 5 एरियाज में वो डिफरेंट जो हिंदू टेंपल्स है, डिफरेंट जो जितने भी मॉस्क्स वगैरह है, उन सब एरियाज में यहां पर परमिशन मिल जाएगा। देखिए यहां पर अगर दोनों ही साइड्स इस चीज को परमिशन दे देती है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दीस फ्लाइट्स वुड कैरी इंडियन हिंदू पिलग्रिम्स जो है वो मतलब अब वो पेशावर जा पाएंगे, और जो परमहंस मंदिर है वहां तक पहुंचने के लिए, जो हमने पीछे देखा, वहां तक जाने के लिए उनको वाघा बॉर्डर पार करने की जरूरत नहीं होगी, वो सिंपली किसी भी एयरपोर्ट से डायरेक्टली पेशावर के लिए फ्लाइट ले सकते हैं और वहां जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक तो हो गया परमहंस मंदिर, और एक कराची नाम का जो एरिया है जो पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है, कराची के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, दैट इज कॉल्ड हिंगलाज माता मंदिर, ठीक है। तो आपको एक ध्यान रखना है, परमहंस मंदिर कहां पर प्रेजेंट है, ये क्या बोलते हैं वहां पर प्रेजेंट है पेशावर जो कि पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है, और सेकंड चीज कराची के अंदर हिंगलाज माता मंदिर प्रेजेंट है, ये भी पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। ये दोनों ही मंदिर यहां पे इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। अब इससे पहले अगर आप बात करेंगे तो हमारी कौन सी लास्ट फ्लाइट थी जो कि पाकिस्तान गई थी, दैट वाज हमारा इंडियन एयरलाइंस था, जो कि लास्ट टाइम पाकिस्तान गया था मार्च 2008 के अंदर। उसके बाद क्या होता है, आपको याद होगा 26 नवंबर 2008 को वहां पर अटैक होता है जो हमारा ताज होटल था, एंड उसके अंदर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, और तब से हमने सारी की सारी फ्लाइट के ऑपरेशंस बंद कर दिए, ठीक है। अब देखिए दोनों ही कंट्री को अगर हम इस चीज में देखें तो जो रिलीजन का बेसिस है या फिर जो टूरिज्म का बेसिस है, इस चीज को यूज करके दोनों ही कंट्री अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव कर सकती है, बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज ने ऑलरेडी अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को फेथ टूरिज्म के रूप में यहां पर सॉल्व किया हुआ है। तो अगर तो देखिए अगर तो टूरिज्म के लिए दोनों कंट्री ने धीरे धीरे परमिशन दे दी तो क्या होगा, पहले तो टूरिज्म धीरे धीरे प्रमोट होना स्टार्ट होगा, उसके बाद हो सकता है कि आगे आगे ट्रेड भी दोनों कंट्री के बीच में ओपन हो जाए और फिर रेगुलर ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन यहां पे इंप्रूव हो जाएंगे। देखिए जितनी मर्जी यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एनॉर्मेटी हो, जितना मर्जी प्रॉब्लम्स हो, बट हमें यहां पर हमेशा इस चीज के लिए क्रेव करना चाहिए कि आसपास हमेशा पीस स्टैब्लिश रहे। देखिए अगर पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे ना, तो हम ना डिफरेंट एंगल्स पे हम काफी पीसफुली रह सकते हैं। देखिए हमने यहां पर बहुत बड़ा अपना, अगर आप इंडिया को देखेंगे, देखिए इंडिया इज मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखिए दिस इज इंडिया का वो JNK वाला पार्ट, ठीक है। अगर आप यहां देखेंगे तो इंडिया ने अपनी इस पर्टिकुलर पार्ट में जो हमारा वेस्टर्न साइड है, यहां पर बहुत ज्यादा फोर्सेस लगा रखी है। इस यहां से लेकर राइट फ्रॉम गुजरात राजस्थान को पार करके यहां पर पंजाब होते हुए जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर हमारी मेजॉरिटी ऑफ द फोर्सेस हमारे यहीं रहती है, दैट टू इन सियाचिन ग्लेशियर की मतलब एरियाज में रहती है, बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन के अंदर रहती है, बिकॉज पाकिस्तान यहां पर बहुत रूड है। पाकिस्तान एक फ्रेंडली नेशन नहीं है। सोचिए अगर पाकिस्तान फ्रेंडली नेशन बन जाएगा तो हम कहीं ना कहीं इस बॉर्डर के एरियाज को, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे सोल्जर्स, उनको धीरे धीरे एक टाइप के पीस कंडीशन में लेकर आ सकते हैं, उनको हार्श कंडीशन के अंदर टॉलरेट नहीं करना पड़ेगा खुद को, ठीक है। सो दिस इज हमारा एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ऑब्वियसली सामने पाकिस्तान का फायदा होगा, इधर हमारा भी फायदा होगा, ठीक है। अब देखिए और थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। 2019 में आपको याद होगा जब हमने आर्टिकल 370 को यहां पर पूरी तरीके से बंद कर दिया था और उसको अमेंड कर दिया था, और जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया था, स्टेट ऑफ डाटा का उसका यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तो उसके अगेंस्ट में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शन लगाना स्टार्ट कर दिए थे, बहुत सारे उन्होंने मतलब इस चीज के अगेंस्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया था। तो इसी चीज के कारण यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड था वो पूरी तरीके से बंद हो गया था, सस्पेंड हो गया था फ्रॉम अगस्त 2019। इसी चीज के कारण यहां पर दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड नहीं होता है, किसी भी टाइप का टूरिज्म नहीं होता है, किसी भी टाइप की यहां पर फॉर्मल बातचीत नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंडियन रिक्वेस्ट की बात करेंगे, इंडिया ने आपको याद होगा अफगानिस्तान को एक टाइप का ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए अराउंड 5 लाख जो टन्स ऑफ हीट जो मतलब वीट जो है यानी कि गेहूं है वो उनको प्रोवाइड करना चाहता है अफगानिस्तान को वाया मतलब ये जो एरिया है वाघा बॉर्डर वाला जो एरिया है उसको होते हुए, यानी कि देखिए दिस इज इंडिया, ठीक है। इंडिया के बाद यहां पर आता है पाकिस्तान एंड दिस कम्स अफगानिस्तान। तो इंडिया चाहता है इस पर्टिकुलर एरिया को डायरेक्टली इस रूट को यूज किया जाए और अफगानिस्तान में ये गेहूं पहुंचाया जाए, बट अभी तक पाकिस्तान ने इस चीज का क्लियरेंस प्रोवाइड नहीं किया है। ऑल्दो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि अगले वीक तक इस चीज के में फाइनल अप्रूवल मिल जाए, बट अगर वो अप्रूवल देता है तो एक अच्छा गेस्चर होगा पाकिस्तान की तरफ से भी, ठीक है। तो यहां पर इंडिया और पाकिस्तान को अपने रिलेशनशिप को धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करनी होगी, ताकि दोनों ही कंट्री अपने जो एनोनिमिटी है उसको भुला करके दोनों ही कंट्री के जो स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं उसको पीस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। दोनों ही कंट्री के जो बॉर्डर वाले एरियाज है वो बहुत ज्यादा फियर के माहौल में रहते हैं, डर के माहौल में रहते हैं कि कभी भी वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज को हमें खत्म करना होगा और वो चीज तभी हो सकती है जब दोनों ही कंट्री आपस में बैठ के बातचीत करेंगे और धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आप जो जितने भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रिलीजियस यहाँ पर मीटिंग्स होती है, अगर इसकी बात करेंगे तो करतारपुर कॉरिडोर ऑलरेडी ओपन हो चुका है मतलब सिख लोगों के लिए, ठीक है, जहां पर इंडिया के जो लोग हैं वो करतारपुर जा सकते हैं और अपने जो होली श्राइन है वहां पर जाकर मिल सकते हैं। सो ये जो डिफरेंट टाइप के रिलीजियस मतलब जो विजिट्स होती हैं, दिस कैन एक्ट एज इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरह काम कर सकते हैं। मतलब दोनों कंट्री एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दिला सकती है कि हाँ हम आपके भले के लिए चाहते हैं, हम यहाँ पर किसी भी टाइप का वॉर नहीं चाहते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। इससे क्या हुआ, देखिए इस पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के अंदर बहुत सारे वीजा यहाँ पे इशू किए गए, मतलब इंडिया ने भी किया और पाकिस्तान ने भी की।
इंडिया ने बहुत सारे यहाँ पर मुस्लिम्स को यहाँ पर वीजा दिया ताकि वो इंडिया के डिफरेंट श्राइन्स को यहाँ पर विजिट कर सके। और पाकिस्तान ने बदले में हिंदूज को, सिख को, इन सबको दिया जो हिंदू टेंपल्स, सिख जो गुरुद्वारा वहां प्रेजेंट है वहां पर जाकर हम लोग भी जाकर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात करेंगे तो इसके अलावा दोनों ही कंट्री ने जो एक दूसरे के जो प्रिजनर्स को कैप्चर किया हुआ था उन प्रिजनर्स को छोड़ने के बाद किया। सेकंड चीज, दोनों ने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के कोड, मतलब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के जो डिफरेंट जो लोकेशन है वो प्रोवाइड करती है। देखिए इसको हल्का समझिए क्या होता है। हर साल न्यू ईयर के दिन ये एक टाइप का गेस्चर है जो दोनों ही कंट्री करती है। देखिए क्या होता होता यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कल को किसी भी टाइप का वॉर टाइप सिचुएशन बनता है तो दोनों कंट्री क्या करती है, एक एक लिस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब पहले ही जैसे इंडिया ने एक टाइप का लिस्ट प्रोवाइड किया और पाकिस्तान ने एक लिस्ट प्रोवाइड किया। इस लिस्ट के अंदर कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लोकेशंस लिखे होते हैं। ठीक है, इंडिया भी एक टाइप के लोकेशंस लिख के देता है और पाकिस्तान भी लोकेशन लिख के देता है। और इंडिया ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर किसी भी टाइप का वॉर सिचुएशन होता है तो पाकिस्तान इन लोकेशन पे अटैक नहीं करेगा। ठीक है, और बदले में पाकिस्तान जो एक लिस्ट देता है इसका मतलब है कि इंडिया सिचुएशन कितने भी खराब क्यों ना हो, इंडिया इन सारे लोकेशंस पर अटैक नहीं करेगा बिकॉज वहां पर न्यूक्लियर मटेरियल्स है, वहां पर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है। अगर किसी भी टाइप का वहां पर अटैक होता है, लीकेज होता है तो वहां पर सिर्फ उस एरिया के नहीं, मतलब देखिए अगर इंडिया के अंदर कोई भी लीकेज होता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर भी उसका इफेक्ट आएगा और पाकिस्तान के अंदर कोई भी दिक्कत होती है तो इंडिया के अंदर उसका इफेक्ट आएगा। इसी चीज के कारण दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी एक न्यूक्लियर मतलब जितने भी इंस्टॉलेशन है उसका एक लिस्ट देते हैं ताकि आप यहां पर अटैक मत कीजिएगा, हम वहां पर अटैक नहीं करेंगे। दिस इज अ काइंड ऑफ डील जो दोनों कंट्री के बीच में होती है। ठीक है, आई होप आप इस तीनों चीजों को समझ गए कि जो जो हमारे डिफरेंट टाइप के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। हाउएवर दोनों कंट्री के बीच में अभी तक डायरेक्टली कोई ट्रैवलिंग नहीं हो रही है, डायरेक्टली कोई ट्रेड नहीं हो रही है। इसी चीज को हमें धीरे धीरे मतलब ठीक करना है। और यहां तक की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि दोनों कंट्री ने अपने मतलब जैसे इंडिया का जो हाई कमीशन जो पाकिस्तान के अंदर था उसको वापस बुला लिया था और सिमिलरली जो पाकिस्तान का हाई कमीशन इंडिया के अंदर था उसको भी वापस बुला लिया था। तो देखिए इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप को अगर तो आगे जाकर ये इंप्रूव हो जाता है तो दैट विल बी एक्चुअली वेरी वेरी गुड फॉर इंडिया। ठीक है, वो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा हो सकता है बिकॉज पाकिस्तान इज वन ऑफ द नेबर्स। देखिए इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया यहाँ पर टू फ्रंट वॉर हमेशा फाइट करता है, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना। ठीक है, अगर सोचिए यहाँ पर पाकिस्तान हमारा फ्रेंड बन जाता है, पाकिस्तान अगर किसी तरीके से हमारी जो इकोनॉमिटी है वो अगर उससे कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे पास सिर्फ सिंगल एक थ्रेट रह जाएगा और उससे हम प्रॉपर्ली डील कर सकते हैं। अभी हम कहीं ना कहीं दो फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, उसके कारण इंडिया बीच में दबा रहता है, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना। तो किस तरीके से अगर हमें देखिए कोशिश हमें करनी है पाकिस्तान और चाइना दोनों से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, बिकॉज एवरी टीम मतलब एवरी टाइम अगर आप देखिए तो वॉर से ज्यादा बेटर होता है पीस। राइट, पीस इज ऑलवेज बेटर देन वॉर। एक टाइप पीस टाइप अगर कंडीशंस है तो आप अच्छे ट्रेड कर सकते हैं, आप अच्छी रिलेशनशिप रख सकते हैं। सो वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर पीस और हमें ये कोशिश करनी चाहिए और इंडिया पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप जो है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर नॉर्मलाइज हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक दैट टॉक्स अबाउट कि वेस्ट बंगाल को रिसेंटली लोन प्रोवाइड किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को थोड़ा प्रॉपर्ली समझते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक लोन अप्रूव किया दैट इज टू अ ट्यून ऑफ अराउंड 1000 करोड़। ठीक है, 1000 करोड़ का लोन प्रोवाइड किया गया है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया गया है और उसका एम ये है कि अराउंड 400 प्रोग्राम्स जो डिफरेंट प्रोग्राम जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको रन करा रही है, इन सारे प्रोग्राम्स के लिए जो पैसा है वो पैसा प्रोवाइड किया गया, मतलब इसी प्रोग्राम्स को चलाने के लिए एक टाइप का पैसा दिया गया है। अगर आप इस लोन की बात करेंगे, इस लोन के जो जितने भी प्रोग्राम्स है बेसिकली उसके बेनिफिशियरीज जो वल्नरेबल लोग हैं, फिर जो पुअर सेक्शन ऑफ द जो सोसाइटी है उन सबके लिए ये सारी की सारी प्रोग्राम्स रन की जा रही हैं। और ये बेसिकली टोटल 4 मेन सेगमेंट्स है, आप 4 मेन सेगमेंट्स कह सकते हैं। इन 4 सेगमेंट्स के लिए लोन प्रोवाइड किया गया। पहला है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स इसका मतलब है क्या है कि आपको इंटरनेट का थोड़ा सा बूस्टअप करना होगा, इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बूस्टअप करना होगा, जो पीओएस मशीन होती है उसको बूस्टअप करना होगा। तो आपको डिजिटल पेमेंट बेसिकली बूस्टअप करना है और साथ ही साथ अगर आप डिजिटल पेमेंट को बूस्टअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस एरिया के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का बैंक अकाउंट खोलेगा, ज्यादा लोगों का जो पैसा होगा प्रॉपर्ली सेव हो पाएगा। राइट, तो ये इस पर्टिकुलर चीज का एम है। सेकंड चीज बोला गया है कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम है जो कि वल्नरेबल लोगों के लिए फिर पुअर लोगों के लिए है, उन सब के लिए इस पैसों को यूज किया जाएगा। थर्ड चीज, वो सारे लोग जो कि डिसेबल्ड है या फिर डिफरेंटली एबल्ड आप उन्हें बोल सकते हैं, जो कि किसी भी तरीके का उनको मतलब प्रॉब्लम है, उनको लेग्स में प्रॉब्लम है, हैंड्स में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उनको आप सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स जो ऑलरेडी चल रही हैं उन स्कीम्स को प्रॉपर्ली सपोर्ट करने के लिए पैसा दिया गया है। एंड फाइनली टेलीमेडिसिन को प्रमोट करने के लिए यहां पर किया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेलीमेडिसिन? इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर जगह पर रहकर आप दूर से ही किसी डॉक्टर को डायरेक्टली अगर कंसल्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेलीमेडिसिन। ठीक है, तो आप मेडिकल हेल्प जो है वो दूर से ही ले सकते हैं, मतलब थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, थ्रू फोन्स, वीडियो कॉलिंग। राइट, इन सब चीजों से आप डायरेक्टली यहां पर हेल्प ले सकते हैं डॉक्टर्स की, दैट इज कॉल्ड एज टेलीमेडिसिन। तो ये 4 यहां पर कंपोनेंट्स हैं, इन चारों के लिए यहां पर इन पैसों को दिया गया है।
अब देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो पैसा जो हमें मिला है, जो लोन मिला है 1000 करोड़ का, उसको हम यूज करने वाले हैं किस तरीके से? वी विल यूज इट इन वेस्ट बंगाल बिल्डिंग, मतलब जो स्टेट का जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस चीज को, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इस चीज को यूज किया जाएगा। स्पेशली जितने भी सोशल लेवल पे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है वो इंक्लूसिव होना चाहिए। मतलब वो प्रोटेक्शन सिर्फ यहाँ पर जो रिच है उनको नहीं मिलेगा, बट रिच, पुअर, मीडियम क्लास, हर एक को यहाँ पर इक्वली यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और हर एक को यहाँ पर प्रॉपर्ली इस पैसों का फायदा होना चाहिए। अगर आप इस ऑपरेशन की बात करेंगे, इस पर्टिकुलर लोन की बात करेंगे, इसका मेन एम ये है कि जितने भी पुअर लोग हैं, जितने भी वल्नरेबल लोग हैं, और उन सबको इस अंदर वो किया जाए, मतलब उसको सपोर्ट किया जाए, और साथ ही साथ जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, जो डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं, उनका कवरेज और ज्यादा इंक्रीज किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उन स्कीम्स का मतलब बेनिफिट पहुंच सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही है। अब उसमें जितने भी स्कीम्स है ना, उसके अंदर कुछ स्कीम्स को प्रॉपर्ली हाईलाइट किया गया है वेस्ट बंगाल के, मतलब जो वेस्ट बंगाल और वर्ल्ड बैंक है उनके द्वारा, कि इन स्कीम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। द फर्स्ट स्कीम अमंग दैट इज द्वारे सरकार प्रोग्राम। नाउ देखिए, ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। एक चीज तो आपको ध्यान रखना है कि द्वारे सरकार प्रोग्राम आपके यूपीएससी के अंदर नॉर्मली 99% चांसेस है कि नहीं पूछा जाएगा, बट आपको यहां पर काम ये है कि द्वारे सरकार प्रोग्राम आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि ये इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है। देखिए, आपको कभी कभी आंसर पता करने के लिए ये चीजें पता होनी जरूरी है कि क्या चीजें नहीं है। अगर आपको कभी कभी पता होती है कि क्या चीजें सही नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर सामने आता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बैक ऑफ द माइंड हल्का सा याद रखना है कि द्वारे सरकार प्रोग्राम जो है वेस्ट बंगाल का प्रोग्राम है, जिसके अंदर वो गवर्नमेंट सर्विसेज और फूड ग्रेन्स वगैरह डिलीवर करते हैं डोर स्टेप्स के ऊपर। मतलब हर एक पर्सन को खाना, जितने भी मतलब जितने बेनिफिशियरीज हैं, जिनको खाना वगैरह चाहिए होता है, उनको उनके घर तक खाना पहुंचाया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द्वारे सरकार प्रोग्राम। द्वारे का मतलब क्या है? द्वार। द्वार का मतलब होता है डोर स्टेप्स। डोर स्टेप पे यहां पर सरकार जो है वो खाना प्रोवाइड कर रही है, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। नो, आपको इस एक चीज ध्यान रखना है, द्वारे सरकार के अंदर सिर्फ फूड ग्रेन्स नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट सर्विसेज है, जैसे कि जॉब्स हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, ठीक है, और जो प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर है, ये सारी की सारी चीजें इस चीज के अंदर इसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। नाउ, इस पर्टिकुलर स्कीम का एक बहुत ही बड़ा एक जो फायदा है वो ये है, एक बहुत ही अच्छा स्टेप ये है कि इसमें बोला गया है दैट बेनिफिशियरीज विल नॉट अप्रोच द गवर्नमेंट। मतलब बेनिफिशियरीज को जाकर यहां पर ये बोलना नहीं होगा कि हमें भी इस स्कीम का फायदा दो, बट जो इसका प्रोग्राम है ना, वो ऑटोमेटिकली बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, देखिए, बेनिफिशियरीज का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक टाइप का पुअर पर्सन है। पुअर पर्सन को यहां पर जाकर गवर्नमेंट को एनरोल नहीं कराना होगा कि भैया हम भी पुअर हैं, हमें भी इस चीज का फायदा दो, बट गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली इस पुअर पर्सन को ढूंढेगी और उस तक खाना पहुंचाएगी और डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड पहुंचाएगी। दिस इज द मेन जो सबसे बड़ा फायदा है द्वारे स्कीम का। ठीक है, तो आई होप आप इस पर्टिकुलर स्कीम को प्रॉपर्ली समझ गए। अब देखिए, अगर आप वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट जो है अराउंड 400 वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑलरेडी चला रही है, उसे कारण बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन जो है इनके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बट इनका ऑब्वियसली स्टेट बजट जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और उनका टैक्स कलेक्शन जो है उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ है। सिमिलरली जो जीएसटी टैक्स कलेक्शन है वो बहुत ज्यादा लो है, उसके कारण इनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए उन्होंने इस पर्टिकुलर लोन को लिया है। ठीक है, इसके अलावा माना जा रहा है कि जितने भी रिसेंटली लॉन्च सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स है, उन सबके लिए एक प्रॉपर फंडिंग नहीं हो पा रही है। इस फंडिंग के लिए भी 1000 करोड़ को यूज किया जाएगा। इसमें एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट फंडिंग प्रोग्राम है, दैट इज कॉल्ड एज पेंशन प्रोग्राम्स। नाउ, व्हाई पेंशन प्रोग्राम्स को अलग से क्यों मेंशन किया गया है? बिकॉज पेंशन प्रोग्राम देखिए, सबसे पहले किसको दिया जाता है? इट इज गिवन टू ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल्स बेसिकली आप मान सकते हैं 60 प्लस के लोग। 60 प्लस, देखिए 60 प्लस आप सबसे पहले समझिए, कोविड का टाइम चल रहा है। कोविड का टाइम मतलब वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन जो यहां पर है, दे आर 60 प्लस पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली बात तो उनके पास खुद के पास यहां पर इतने पैसे होने चाहिए, उनके पास खुद के पास फूड होना चाहिए, उनके पास खुद के वाटर होना चाहिए, एवरी सिंगल थिंग जो कि जरूरी है एक प्रॉपर लाइवलीहुड के लिए, वो सारी चीजें इनके पास होनी चाहिए ताकि ये लोग किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, इसलिए जो पेंशन प्रोग्राम है, इस चीज को एक अलग से मेंशन किया गया, इस पर्टिकुलर जो लोन लिया गया वेस्ट बंगाल के द्वारा उसके अंदर अलग से मेंशन किया गया। ठीक है, अब इसके अलावा एक और स्कीम है, दैट इज कॉल्ड एज जॉय बांग्ला स्कीम। देखिए, जॉय बांग्ला स्कीम से आप डायरेक्टली आप नाम से पता चल सकते हैं कि दिस इज बांग्ला स्कीम, तो कहीं ना कहीं ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। अब देखिए, जॉय बांग्ला स्कीम जो है ये एक टाइप का अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की डिलीवरी सिस्टम्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये आप इसे कह सकते हैं यूनिफाइड सिस्टम एक टाइप से, ये जिसके अंदर जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी, सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, फोकस होगा बेसिकली जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइबल्स लोग जो हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे कि वुमेन्स हो गए, डिजास्टर प्रोन कोस्टल रीजन्स हो गए, ये सारे एरियाज बेसिकली वो सारे एरियाज जिनको नॉर्मल स्कीम्स के अंदर बेनिफिट नहीं मिलता है या फिर जिनको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करना है, उन सबको जॉय बांग्ला स्कीम के अंदर इन सब चीजों को यहां पर प्रॉपर्ली बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये स्कीम जो है, जॉय बांग्ला स्कीम जो है, ये भी कहीं ना कहीं फंडिंग शॉर्टेज के कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम में चल रही थी। इस चीज को भी यहां पर जो 1000 करोड़ मिले हैं, उसका एक मेजर पोर्शन इस पर्टिकुलर स्कीम को प्रॉपर्ली रिवाइव कराने में और इसको प्रॉपर्ली यूज करने में यूज किया जाएगा। आई होप आपको ये पर्टिकुलर स्कीम प्रॉपर्ली समझ आ गई कि एक्जैक्टली वेस्ट बंगाल का पैसा कैसे यूज होगा। थर्ड जो हमें बात करनी है, दैट इज अबाउट कि एग्रीकल्चर के अंदर जो ड्रोन्स है उसको यूज किया जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए ड्रोन को यहां पर किस लिए यूज किया जा रहा है? डिफरेंट जगहों पर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सबको यहां पर स्प्रे करने के लिए यूज किया जा रहा है।
अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली प्रमोट किया है कि जो ड्रोन्स है उसको आपको यूज करना है स्पेशली एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। रिसेंटली अलाउ कर दिया गया है, इससे पहले ड्रोन्स का यूसेज पूरी तरीके से बैन था। इसके लिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसने इस चीज का परमिशन दे दिया है कि आप इस चीज को अलाउ कर सकते हैं, और उसके लिए एक टाइप के एसएमएम गाइडलाइंस यहां पर इशू किए गए हैं। एसएमएम का मतलब होता है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनाइजेशन? मैकेनाइजेशन का सीधा सा मतलब है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को मशीन्स की हेल्प से आप डेवलप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनाइजेशन, ठीक है। उसके लिए जो मिनिस्ट्री है उसने कुछ फंडिंग की गाइडलाइंस यहां पर इशू की है कि किसको कितने पैसे देने होंगे, किसको कितना पैसा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। अब देखिए ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर यहां पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर को कौन यूज करता है? दैट इज देयर फार्मर्स। फार्मर्स में दो टाइप के फार्मर्स आप कह सकते हैं, वन इज रिच फार्मर्स, एक होते हैं पुअर फार्मर्स। देखिए रिच फार्मर्स तो चलो ठीक है, वो लोग तो किसी भी तरीके से डिफरेंट इक्विपमेंट्स को अफोर्ड कर सकते हैं, बट बेसिकली जो पुअर फार्मर्स होते हैं जिनके पास ज्यादा लैंड नहीं होता है, वो अपने लैंड के अंदर कैसे किस तरीके से पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड उसको प्रॉपर्ली स्प्रे कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रख के इस फंडिंग गाइडलाइंस को बनाया गया। सेकंड चीज, क्यों एग्जैक्टली ड्रोन्स को यहां पर यूज किया जा रहा है? इसका मेन रीजन ये है कि देखिए इंसेक्टिसाइड को छूते छूते जो फार्मर्स होते हैं उनके स्किन के अंदर डिफरेंट डिजीज होने लगते हैं। पेस्टिसाइड को छूने के कारण जो पेस्टिसाइड है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली एंटर कर जाता है, उसके कारण हमें प्रॉब्लम्स यहां पर इंक्रीज होती है। सिमिलरली जो फार्मर्स होते हैं उनकी हेल्थ यहां पर लगातार खराब होने लगती है। इस चीज को संभालने के लिए कुछ यहां पर फंडिंग गाइडलाइंस इशू की गई है ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी इस चीज का प्रॉपर्ली फायदा उठा सकें। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि वो ग्रांट्स प्रोवाइड करेगी। ग्रांट्स का मतलब क्या है? एक टाइप का लोन प्रोवाइड करेगी, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगी, जो कि अप टू 10 लाख रुपीस होगा। या तो 10 लाख रुपए तक देंगे या फिर जो 100% कॉस्ट है एग्रीकल्चर ड्रोन्स का उतना प्रोवाइड करेंगे। देखिए हर एक पर्सन को पूरा 100% नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को 100% मिलेगा, कुछ लोगों को उससे भी कम मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं किसको कितना मिलेगा, उसे हम प्रॉपर्ली समझेंगे। सेकंड चीज, पहले आप समझ गए कि 10 या तो आपको मतलब 10 लाख रुपए तक मिलेंगे या फिर आपको 100% तक मतलब पूरा पैसा भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। सेकंड चीज, आप ड्रोन कहां से परचेज कर सकते हैं? ड्रोन आप ले सकते हैं फ्रॉम एनी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज या फिर किसी भी टाइप के केवी यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र, या फिर आईसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर कोई भी फार्म मशीनरी ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट होती है, इनमें से कहीं से भी आप वो ड्रोन खरीद सकते हैं। थर्ड चीज, मान लीजिए कोई एफपीओज है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है एफपीओ? एफपीओ का सीधा सा मतलब है जहां पर एक ग्रुप ऑफ फार्मर एक साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि उनका बार्गेनिंग पावर यहां पे स्ट्रांग हो सके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो सके? इसका सीधा सा मतलब देखिए, मान लीजिए कि एक फार्मर है, वो बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि बैंक इतनी आसानी से लोन दे देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा, राइट। बैंक को यहां पर कहीं ना कहीं फियर होगा कि अगर इस पर्टिकुलर फार्मर ने मुझे पैसा वापस नहीं किया तो ये सारा पैसा एनपीए में चला जाएगा और मुझे पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो बैंक यहां पर इनसे मांगेगा कोलेटरल। अब ये फार्मर मान लीजिए पुअर फार्मर है, तो इसके पास कोई कोलेटरल ज्यादा होगा नहीं, इसके पास ज्यादा जमीन होगा नहीं, तो ये कोलेटरल दे नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसको लोन नहीं मिलेगा। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब देखिए, मान लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ फार्मर सबके सब साथ आते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 10 फार्मर्स आते हैं साथ में, और ये 10 फार्मर्स का एक वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, और मतलब ये बेसिकली देखिए जब 10 फार्मर साथ आते हैं दे आर कॉल्ड एज एफपीओस, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन गए। अब ये बॉडी जो है 10 लोग जो है साथ में मिलकर जाते हैं बैंक के पास, अब सेम 10 लाख रुपए का लोन मांगते हैं। अगेन लोन के लिए पहले कोलेटरल मांगा जाएगा, तो हर एक पर्सन क्या करेगा, अपना 1-1 लाख रुपए सिर्फ यहाँ पे लगाएगा और 10 लाख रुपए का कोलेटरल दे सकता है, ठीक है। पहले देखिए फर्स्ट केस में आपको पूरे का पूरा 10 लाख रुपए एक ही फार्मर को देना पड़ता है, वो पॉसिबल नहीं था। यहां पर हर एक फार्मर को सिर्फ 1-1 लाख रुपए देना पड़ रहा है, दैट इज टोटली पॉसिबल। इसके कारण क्या होगा, हर एक पर्सन साथ में मिलकर यहाँ पर लोन ले सकता है और इस 10 लाख रुपए का प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए कोई भी एफपीओ जो है अगर आगे जाकर इस ड्रोन को खरीदना चाहते हैं तो क्या होगा, उनको 75% कॉस्ट पे यहां पर ड्रोन्स मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, उन्हें अगर देखिए अगर ये ड्रोन 100 रुपए की है तो ये उनको सिर्फ 25 रुपए देने पड़ेंगे, 75 रुपीज जो है गवर्नमेंट पे करेगा उनके बदले का, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ गए। अब देखिए थर्ड चीज, मान लीजिए कोई भी एजेंसीज है, जैसे कि कोई मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, उसकी डिफरेंट एजेंसीज है जो कि डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती है इस ड्रोन को, मतलब शो करना चाहती है डिफरेंट रीजन्स में कि ड्रोन के कितने फायदे हैं। तो अगर वो ड्रोन को खरीदती नहीं है, मतलब ये जो एजेंसीज है मान लीजिए वो ड्रोन को खरीदती नहीं है, सिर्फ आप कह सकते हैं रेंट पे लेती है, तो रेंट पे लेकर फिर हायरिंग करके इस ड्रोन को हायर करके जाती है। और तो देखिए जितना यहाँ पर जितने डिफरेंट एरियाज में जाकर वो जितना ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट करेगा ना, तो उस एजेंसी को यहाँ पर पैसे मिलेंगे अराउंड 6000 रुपीज। देखिए ये आपके लिए उतना काम का नहीं है, आपको बस बैक ऑफ द माइंड समझना है कि एक्जैक्टली क्या हो रहा है। कि देखिए जो एजेंसीज है यहाँ पर, जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर की जो एजेंसीज है, वो जितनी ज्यादा इस चीज को प्रमोट करेगी उसको उतना पैसा मिलेगा। अब मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर एजेंसी जो है इस ड्रोन को पूरी तरीके से खरीद लेती है ताकि ये फुल टाइम पर्पस इसका ये रहे, फुल टाइम काम ये रहे कि वो डिफरेंट एरियाज में जाकर, जो बैकवर्ड एरियाज है वहां पे जाकर इस चीज को प्रॉपर्ली डेमोन्स्ट्रेट कर सके। तो वहां पर उस ड्रोन का उसको 1 हेक्टेयर का 3000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये तीनों चीजें समझिए प्रॉपर्ली। अब देखिए
ये तो हो गई नॉर्मल चीज। अब मान लीजिए किसी भी टाइप का वो हो गया, मान लीजिए कोई एफपीओ है, जिसे कहते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह हमने पीछे बात की एफपीओ, या फिर कोई मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर्स या फिर कोई रूरल एंटरप्रेन्योर्स है। अब ये सब मिलकर अगर साथ में मिलकर एक कस्टम हायरिंग सेंटर बनाते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर बेसिकली एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर डिफरेंट टाइप के जो चीजें हैं वो मिलती है, जैसे कि ट्रैक्टर्स मिलती हैं, ठीक है, आप जो डिफरेंट टाइप की मशीन होती है वो मिलती है। बेसिकली कोई फार्मर आके इन सब चीजों को भाड़े पे ले सकता है, इन सब चीजों को रेंट पे ले सकता है, उसको यूज करेगा और उसको वापस कर देगा। इसे कहते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर। तो सोचिए, एक पर्सन जो कि कस्टम हायरिंग सेंटर बनाना चाहता है ना, तो उसको ये पर्टिकुलर ड्रोन सिर्फ 40% में मिल जाएगा या फिर 4 लाख रुपए में मिल जाएगा। बाकी 60% जो पैसा है वो गवर्नमेंट उसका पे करेगी। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं प्रॉपर्ली। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी ऐसा ग्रेजुएट है जो आगे जाकर एक कस्टम हायरिंग सेंटर बनाता है, यही होता है कस्टम हायरिंग सेंटर, ठीक है, और इस चीज को बनाता है और आगे जाकर इन ड्रोन्स को या फिर इन चीजों को फार्मर्स तक पहुंचाना चाहता है, मतलब वहां तक पहुंचाना चाहता है ताकि वो इस चीज को यूज कर सके। तो उसको ये पर्टिकुलर ड्रोन सिर्फ 5 लाख रुपए का मिलेगा, यानी कि सिर्फ 50% का ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आई होप आप ये चीजें समझ रहे होंगे। आपको यहाँ पर किसी का भी प्राइस याद नहीं करना है, किसी का भी कौन कितना परसेंटेज है वो सब कुछ भी याद नहीं करना है। आपको यहाँ पर बस एक चीज ध्यान रखना है कि डिफरेंट जो सेक्टर्स है, डिफरेंट जो फील्ड है और जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप का यहाँ पर प्राइस डिसाइड किया गया है कि सबके लिए अलग अलग टाइप का ड्रोन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको ड्रोन खरीदना है, किसी पर्सन को ड्रोन खरीदना है, परचेज करना है, फिर हायर करना है, तो दोनों ही केसेस में आपको एक स्टेट गवर्नमेंट के सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक टाइप का अपील सबमिट करना होगा। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है उसको बताएगी और उसके बाद जाकर आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा और आपको ड्रोन बेचा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बोला गया है जो पर्सन अभी अपील करेगा उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है मार्च 2023 यानी कि अगले साल तक उसको मिलना स्टार्ट होगा। दिस इज द मेन रूल। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही है। अब ड्रोन्स का हमने मेन चीज वैसे बेसिकली समझ लिया है, बट इसको दोबारा समझते हैं कि एग्जैक्टली इसका काम क्या है। देखिए, ड्रोन्स को आप यूज कर सकते हैं पेस्टिसाइड को वो करने के लिए, स्प्रे करने के लिए, ताकि आपका क्रॉप जो है प्रॉपर्ली प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्टेड रह सके। क्यों पेस्टिसाइड को ड्रोन की हेल्प से किया जा रहा है, उसका मेन रीजन जैसा हमने देखा कि फार्मर्स जो है उसको पेस्टिसाइड को, इंसेक्टिसाइड को जब हाथों से यूज करते हैं तो उसके उनके जो बॉडी होती है उसके अंदर वो पर्टिकुलर चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्टली एंटर कर जाती है, उसके कारण उनका हेल्थ जो है लगातार खराब होने लगता है। इस चीज को रोकने के लिए ये डिसाइड किया गया है। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड है, आप उसको अगर एग्रीकल्चर फील्ड में करना चाहते हैं, जो नॉन क्रॉप्ड एरियाज या फिर फॉरेस्ट्री है, इन सारे एरियाज में आप ड्रोन से यूज कर सकते हैं, इन सब ड्रोन से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा बोला गया है कि ड्रोन्स को यूज करके देखिए, सिर्फ आप पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड ही नहीं, पर साथ ही जो क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स है, इन सबको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये मेन एप्लीकेशन था जिससे आप क्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बोला गया है द यूज ऑफ स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर ड्रोन मॉडल इज हाईली एक्सपेंसिव। अगर आप नॉर्मल अगर आप ड्रोन की बात करेंगे, एक ड्रोन यहां पर 8 लाख से 10 लाख रुपए का आता है, लेकिन इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर ये सारे के सारे ड्रोन जो है बहुत ही सस्ते हो जा रहे हैं। देख रहे हैं, कुछ को यहां पर सिर्फ 5 लाख का मिल रहा है, सिर्फ कुछ को सिर्फ 4 लाख का मिल रहा है, और कुछ लोगों को तो ये पूरी तरीके से फ्री मिल जाएगा। दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट एट ऑल, उनको यहां पर फ्री में भी मिल सकता है, बट उसके लिए भी कोई प्रॉपर अभी गाइडलाइंस नहीं है। जब आएंगे तो हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे। आई होप आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई कि एग्जैक्टली इसका एप्लीकेशन क्या है। आपको 2-3 चीजें यहां पर ध्यान रखनी है। पहले देखिए, पहले चीज आपको ध्यान रखनी है, मिनिस्टर ऑफ जो एग्रीकल्चर है वो चीज इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। सेकंड चीज, एग्रीकल्चर के अंदर रिसेंटली ड्रोन्स का जो एप्लीकेशन है उसको अलाउ कर दिया गया है, अलाउ किया गया है इंसेक्टिसाइड्स के लिए या फिर किसी भी टाइप की क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स को यहां पर जो है स्प्रे करने के लिए चीज अलाउ किया गया है। इसके अलावा डिफरेंट जो लोग हैं, जैसे कोई ग्रेजुएट्स हैं, कोई कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, उन सब के लिए अलग अलग टाइप के यहाँ पर जो रेट्स है वो डिसाइड किए गए हैं कि किसको कितने रुपए में दिया जाएगा। और कुछ लोगों, कुछ ऐसे फार्मर्स जिनके पास लार्जर लैंड है बट पैसा नहीं है, उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड किया जा सकता है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया। लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट स्पाइस एक्सचेंज इंडिया पोर्टल। ठीक है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली है क्या। देखिए, रिसेंटली हमारी एक बॉडी है इंडिया के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। उसने रिसेंटली क्या किया, एक पोर्टल लॉन्च किया। व्हाट इज अ पोर्टल? और जैसे आप जब अपना लैपटॉप खोलते हैं, उसमें गूगल के साथ जब आप गूगल के अंदर कुछ टाइप करते हैं तो जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं ना, जब आप रिजल्ट को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं ना, जो होम पेज खुलता है दैट इज कॉल्ड एज अ पोर्टल। तो इसीलिए एक स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जो कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? ये बेसिकली एक टाइप की मीटिंग पॉइंट की तरह काम करेगा, जहां पर इंडिया के स्पाइस के एक्सपोर्टर्स और पूरे वर्ल्ड के बायर्स वो मीट करेंगे। देखिए, इंडिया यहां पर स्पाइस को बेचेगा और पूरा वर्ल्ड इसको खरीदेगा इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आकर के। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर अभी तक प्रेजेंट नहीं था। ये पहला प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया के अंदर बन रहा है। ठीक है, और इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो हमारा जो एमसीआई है, उन्होंने इस चीज को लॉन्च किया। अब देखिए, ये जो पोर्टल है वो बेसिकली एआई को यूज करता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता है, जिसके थ्रू जितने भी बायर्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, उन सबको यहाँ पर मतलब कनेक्ट किया जाता है, उनको मिलाया जाता है और दोनों आपस में मिलकर डील वगैरह साइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा? देखिए, इंडिया ऑलरेडी एक टाइप का स्पाइस के एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे है। ठीक है, इंडिया बहुत ज्यादा स्पाइस को एक्सपोर्ट करता है। स्पाइस का बेसिकली मतलब है मसाले। ठीक है, मसाले। अब मसालों को हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इसी चीज को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी काफी ज्यादा एफर्ट्स लगा रही थी। ये पर्टिकुलर पोर्टल जो है उस चीज में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, जिससे हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। बिकॉज एक पर्टिकुलर कंपनी का जो जितना भी स्पाइस होगा वो बहुत जल्दी मतलब बिकना स्टार्ट हो जाएगा।
अगर आप स्पाइस की बात करें, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 41% ऑफ हमारे टोटल हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट्स। जो भी हमारा हॉर्टिकल्चर एरिया है उसमें 41% जो हमारा एक्सपोर्ट्स होता है वो सिर्फ स्पाइसेस का होता है। और अगर इंडिया की बात करोगे तो इंडिया पूरे के पूरे जितने भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज मतलब जितने को एक्सपोर्ट करता है ना, उन सब में 4th लार्जेस्ट जो एक्सपोर्टर है हम, वो स्पाइस के हैं। तो अब देखिए, जितने भी हम चीजें जो एग्रीकल्चर की चीजें इसको एक्सपोर्ट करते हैं उसमें टॉप 3 क्या क्या है? पहला है मरीन प्रोडक्ट्स, सेकंड है नॉन बासमती राइस, थर्ड इज बासमती राइस एंड फोर्थ नंबर पे आता है हमारा ये स्पाइसेस। ठीक है, ये टॉप 4 चीजें हैं जिसको हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब इंडिया की अगर आप बात करेंगे स्पाइसेस के फील्ड में, यानी कि मसालों के फील्ड में, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। दिस इज वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर। आपको ध्यान रखना है, मसाले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं यहां पर एक छोटा सा हिस्ट्री का एक फैक्ट बताता हूं, जिससे आपको इजीली ये चीजें बहुत आसानी समझ आ जाएंगी। सोचिए, इंडिया के ऊपर अटैक क्यों हुआ था? इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था, राइट? इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स से पहले पोर्तुगीज वास्को डी गामा जब इंडिया आए थे, क्यों आए थे? क्या एग्जैक्टली वो ढूंढ क्या रहे थे? वाज ही लुकिंग फॉर इंडिया? नो, ही वाज नॉट लुकिंग फॉर इंडिया, ही वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर स्पाइसेस। ठीक है, वो एक्चुअली मसाले ढूंढ रहे थे। ठीक है, और देखिए जो लैंड रूट था, वो सारा का सारा जो लैंड रूट था, जो कि इंडिया वाला पार्ट था और जो यूरोपियन कंट्रीज था, दोनों के बीच में जो लैंड रूट था ना, इस पूरे रीजन के अंदर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो रीजन था, वो जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया था। यहाँ पर बेसिकली अरब रूल यहाँ पर वो हो गया था, स्टैब्लिश हो गया था, जिसके कारण लैंड रूट बंद हो गया था। उसी के कारण यहाँ पे यूरोप जो है पूरा घूम कर इंडिया आया था, अफ्रीका पूरा पार करके इंडिया आया था, बिकॉज इट वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर स्पाइसेस। वो मसाले ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मसाले इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है बिकॉज मसालों के चक्कर में हम ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे थे 200 साल तक। ठीक है, आपको बोलना नहीं है सब चीज। ओके, सेकंड चीज, आपको ये चीज भी हमेशा ध्यान रखनी है कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, एवरी सिंगल स्टेट ग्रोज एटलीस्ट 1 to 2 स्पाइसेस। हर एक स्टेट यहां पर कम से कम एक मसाला तो यहां पर ग्रो करता ही है। इस चीज को मैं आपको प्रूव करता हूं। इस पर्टिकुलर मैप को ध्यान से देखिए, यहां पर 3 मसालों के बारे में बात किया हुआ है। चिली यानी कि मिर्ची, गार्लिक यानी कि लहसुन, एंड जिंजर यानी कि जो होता है शायद इसे बोलते हैं अदरक। ठीक है, ये तीनों चीजें हैं। इन तीनों चीजों को अगर आप देखेंगे, एवरी सिंगल स्टेट, ठीक है, कम से कम 1 या 2 मसालों को यहां पर ग्रो करता ही है। इसका मतलब है इंडिया को इसीलिए यहां पर स्पाइसेस, आपको पता है इंडिया को यहां पर स्पाइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। स्पाइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड इसलिए बोला जाता है बिकॉज एवरी सिंगल स्टेट इन इंडिया ग्रोज एटलीस्ट 1 to 2 स्पाइसेस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा अगर आप इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के अंदर इतना स्पाइसेस क्यों ग्रो करते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। इंडिया के पास इतने डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है। टॉप जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं हल्का सा विंटर्स का पार्ट है, नीचे वाला पार्ट जो ट्रॉपिक के बहुत पास है। ठीक है, तो ये सारे रीजन जो एक्चुअली हेल्प करते हैं हमें अपने स्पाइसेस को ग्रो करने के अंदर। कुछ स्पाइसेस तो हमारे ऐसे हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, जैसे कि कश्मीरी सैफरन। आपने केसर का नाम सुना होगा, दिस इज कॉल्ड एज कश्मीरी सैफरन। ये केसर जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है, तो एक्चुअली ये शो करता है कि हमारे इंडिया की जो स्पाइसेस है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पाइस बोर्ड की बात करेंगे, स्पाइस बोर्ड जो हमारा बॉडी है उसको स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 के थ्रू बनाया गया था। इसका मतलब क्या है? दिस इज ए काइंड ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी और ये हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। अगर आप इंडियन स्पाइसेस की बात करेंगे, इंडियन स्पाइसेस यहाँ पर देखिए, सिर्फ मसाले यहाँ पर सिर्फ खाने के रूप में यूज नहीं होते हैं, बट मेडिसिन के रूप में, डाई मतलब जो कपड़े आपके डाई होते हैं, जो डिफरेंट कलर्स दिए जाते हैं, इसके अलावा सीजनिंग के रूप में, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में डिफरेंट चीजों के लिए यूज किया जाता है। एंड दिस देखिए, जो देख रहे हैं ना, फूड प्रिजर्वेटिव, दिस वाज द बिगेस्ट रीजन जिसके कारण ब्रिटिशर्स जो है स्पाइसेस को ढूंढ रहे थे, बिकॉज वो जो फूड प्रिजर्वेटिव था ना, उसी के रूप में स्पाइसेस को यूज करते थे। बेसिकली वो अपने मसालों मतलब मसालों के अंदर अपने डिफरेंट फूड की चीजों को यहां पर प्रिजर्व करके रखते थे। इसके अलावा जो स्पाइसेस जो इंडिया के अंदर मिलते हैं, देखिए वो बहुत ही नेचुरल होते हैं, वो आर्टिफिशियल नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर फाउंड फ्रॉम द रूट्स ऑफ द ट्रीज, बार्क्स, लीव्स, सीड्स, और जो प्लांट के अंदर जो बाकी पार्ट्स होते हैं ना, उन्हीं डिफरेंट पार्ट्स से यहाँ पर जो हमारे स्पाइसेस वो मिलते हैं। अगर आप इंडिया की स्पाइसेस की बात करेंगे, इंडिया कौन कौन से ऐसे मेन स्पाइसेस है जिसको एक्सपोर्ट करता है? टर्मेरिक हो गया, ठीक है, क्यूमिन हो गया, जिंजर हो गया, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि लगातार ग्रो हो रही हैं। और ये ग्रो इसलिए हो रही है बिकॉज इन जितने भी ये स्पाइसेस हैं, इन सबका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। और मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज्यादा है कि कोविड के टाइम में इनकी डिमांड यहाँ पर इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। स्पेशली जो डिमांड इंडिया के अंदर जो आती है, दैट इज फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज एंड बेसिकली फ्रॉम द अमेरिकन कंट्रीज। इन सब एरिया से और स्पाइसेस की डिमांड सबसे ज्यादा आती है। इन्हीं सब एरियाज को सबसे ज्यादा इंडिया यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है स्पाइसेस को। अब देखिए, इंडिया के अंदर यहाँ पे एक रेसिपी है, साउथ इंडिया के अंदर एक चीज यहाँ पर मिलती है, रसम। ठीक है, रसम आप में से आई होप आप मतलब बहुत सारे साउथ इंडियंस भी हैं। आप देखिए, आपने ये चीज डेफिनेटली देखा होगा, जो रसम होता है उस चीज के अंदर टोमेटोज यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्लस टोमेटोज प्लस जो डिफरेंट स्पाइसेस यूज किए जाते हैं ना, दैट वाज एक्चुअली वेरी वेरी गुड इन कोविड टाइम्स। ठीक है, कोविड के टाइम से यूज होता है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज्यादा अच्छी है कि इस रसम को यूज करके नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन डिफरेंट जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, वहां पर भी रसम की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, दिस इज द रियल इंडिया। ये एक्चुअली शो करता है कि हम यहाँ पर कितने ज्यादा जो हमारा कल्चर था, कितना ज्यादा रिच था। ठीक है, अगर आप इंडियन स्पाइसेस की बात करेंगे तो हम एक बहुत ही लीडिंग वर्ल्ड मार्केट के एक्सपोर्टर रहे हैं सिंस एंशिएंट टाइम्स।
जैसा हमने बात किया कि एक्चुअली हम ब्रिटिशर्स के चक्कर में भी इसी कारण फंस गए थे, बिकॉज हमारा स्पाइसेस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग था और स्पाइसेस के कारण ही हम लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग यहाँ पर ढूंढते ढूंढते आए, उसके कारण हम फंस गए। अब देखिए इस चीज के कारण आपको आई होप ये चीज हमेशा याद रहेगी कि इंडिया इज कॉल्ड द स्पाइस बॉल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया को स्पाइस बॉल बुलाया था, उसका एक रीजन मैंने आपको बताया कि बिकॉज इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 स्पाइसेस ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज आपको प्रीलिम्स के अंदर भी ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कल को जाकर यूपीएससी आपसे पूछता है कि जैसे मान लीजिए लहसुन जो है, ठीक है, लहसुन या फिर कोई भी मिर्च मान लीजिए, वो क्या एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तो यस इट इज प्रेजेंट बिकॉज मिर्च एक ऐसी चीज है जो कि इंडिया के एवरी सिंगल स्टेट, आई गेस हरियाणा को छोड़ के, ठीक है, हरियाणा को छोड़ के ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के अंदर मिर्च जो है ग्रो होती है। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है और प्री के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आप इंडिया की बात करेंगे, इंडिया का वर्ल्ड स्पाइस मार्केट के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, जहां पर माना जाता है कि इंडिया जो है करंटली 225 स्पाइसेस यहां पर एक्सपोर्ट करता है टू 180 डिफरेंट कंट्रीज, और इसके कारण जो हमारा स्पाइस बिजनेस है इंडिया का बहुत ज्यादा बूम हो जाता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। मैं आपको एक यहाँ पर छोटा सा मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। देखिए, ऑल्दो यहाँ पर इंडिया को स्पाइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, इंडिया के हर एक स्टेट के अंदर काफी ज्यादा स्पाइस ग्रो होता है एंड एवरीथिंग, बट एक्चुअली आपको ये चीज मालूम होगा कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड अ स्पाइसेस आइलैंड। Now what is this spices island? मैं आपको शो करता हूं मैप के ऊपर। देखिए, जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, दिस थिंग इज कॉल्ड एज, दिस रीजन इज कॉल्ड एज स्पाइसेस आइलैंड। क्या है देखिए, दिस इज इंडिया। ठीक है, इंडिया के दूर जाइए, इंडिया के दूर जाइए, जो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है वहां पर आइए, दिस इज इंडोनेशिया का आइलैंड, दिस इज मलेशिया का आइलैंड। ठीक है, अब मलेशिया इंडोनेशिया के आइलैंड अगर आप बीच में यहां पर देखेंगे ना, दीज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जिसके अंदर मलुकू आता है, टर्नेट, तिदोर, मकरन, बाकन और मलुकू। ठीक है, मलुकू यहां पर मेन हो गया। सो ये 4-5 जो आइलैंड्स हैं उसको अगर आप हो सके तो 2-3 बार पढ़िएगा, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। These islands combined are called as spices island because they grow spices in the largest amount. Although we are the largest producer, we are the largest exporter, and we are the largest consumer, but they are the ones जो actually सबसे ज्यादा मसाले मतलब बनाते हैं, बट ये मसाले बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बिकॉज देखिए आप देख सकते हैं इनका ज्योग्राफिकल जो इनका ज्योग्राफिकल एरिया है बहुत ज्यादा छोटा है, इसके कारण इनका ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन है उतना ज्यादा नहीं हो पाता है जितना इंडिया का है, बट स्टिल दे आर कॉल्ड एज द स्पाइसेस आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। दे आर कॉल्ड एज स्पाइसेस आइलैंड, और मेनली जो उनका नाम है दैट इज कॉल्ड एज मलुकू आइलैंड। आप अगर मलुकू याद रखते हैं तो आपको मलुकू को डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, दे आर कॉल्ड एज स्पाइसेस आइलैंड। इसके अलावा छोटे छोटे जो आइलैंड है अगर आप उसको नहीं भी याद रखेंगे दैट इज ओके। ठीक है, बट मलुकू आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दे आर कॉल्ड एज स्पाइसेस आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आई होप आपको सारे टॉपिक्स और जितने भी सारी चीजें थी, जितने सारे फैक्ट्स थे अलॉन्ग विद मैप्स, वो सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। आज के जो रिवीजन के क्वेश्चन है आप उसे ट्राई कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आपको इसके आंसर करने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि लास्ट टाइम जो एयरलाइंस है दैट वाज यूज्ड टू विजिट इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान फॉर रिलीजियस टूरिज्म वाज इन 1947. Second question is 1947 Protocol Exchange Agreement allows pilgrims from India and Pakistan to visit each other's countries. Third question is कि World Bank has agreed to provide loan to West Bengal government to promote education in the state. Fourth question is graduates who are willing to establish custom hiring centers will be provided agriculture drones for free of cost. Fifth question is India is the largest consumer of spices in the world. And the last question is the Lakshadweep island in India is a part of historical spices island. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। नाउ जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट BA.2 इज अ सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑलरेडी फाउंड इन इंडिया। यस, दिस इज वेरी ट्रू। आपको ध्यान रखना है BA.2 जो है एक्चुअली ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, और इंडिया के अंदर कोलकाता के अंदर आपको याद होगा ऑलरेडी 50 से ज्यादा केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं, बट बेसिकली जो सबसे ज्यादा फैल रहा है दैट इज इन यूके, इंग्लैंड के अंदर सबसे ज्यादा फैल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, रिपब्लिक डे परेड विल बिगिन फ्रॉम रेजिना हिल्स एंड एंड एट रेड फोर्ट इन 2022। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। देखिए, ये एक यूजुअल रूट है। यूजुअल रूट तो यही है कि रेजिना हिल्स यानी कि प्रेसिडेंट हाउस से निकलेगा और रेड फोर्ट पे खत्म होगा, बट इस साल इसको चेंज किया गया है बिकॉज ऑफ कोविड, और ये रूट को हल्का छोटा किया गया है, जहां पर बोला है कि रेजिना हिल से स्टार्ट तो होगा बट इट विल एंड एट नेशनल स्टेडियम। ठीक है, नेशनल स्टेडियम पे एंड होने वाला है इस बार। थर्ड क्वेश्चन, जो रिपब्लिक डे परेड है हमारा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। यस, दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ही हमारा कराता है, और आपको याद है जो हमने कल जो बात की थी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, उसको कौन कराता है? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का जो सेक्शन डी है वो इस चीज को यहां पर कंडक्ट करवाती है। फोर्थ क्वेश्चन, जो वेस्ट बंगाल हैज द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स आफ्टर केरला। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। देखिए, जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो कर्नाटक के, पहली बात तो ये यहीं पे खत्म होता है, और एलिफेंट्स का जो पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल के अंदर दैट इज जस्ट 3%। ऑल्दो यहाँ पर डेथ्स काफी ज्यादा होती है एलिफेंट्स की, बट यहाँ पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम है। फिफ्थ क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत वाज किल्ड इन साबरकांठा मैसेकर। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको ध्यान होगा वो बच गए थे। ठीक है, और इनकी जो फाइनल डेथ होती है वाज आई थिंक दैट वाज इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, आई थिंक इट वाज इन 1964 और समथिंग। ठीक है, और 1964 के आसपास में था जब उनकी फाइनल जब उनकी डेथ होती है, बट साबरकांठा मैसेकर के अंदर इनकी डेथ नहीं हुई थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फाइनल क्वेश्चन वाज दैट जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस प्रायर टू साबरकांठा इंसिडेंट।
सोचिए, जलियांवाला बाग इंसिडेंट इट हैपेंड ऑन 13th of April 1919, ठीक है, दिस वाज द डेट, एंड साबरकांठा एक्सपेरिमेंट इट हैपेंड इन 1922, ठीक है, 1922 के अंदर ये हुआ था, आई गेस इट वाज 7th of June. सो ऑब्वियसली जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो है वो पहले हुआ था, साबरकांठा इंसिडेंट उसका 3 साल के बाद हुआ था, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. तो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे और सारे टॉपिक्स, इसको हमने प्रॉपर्ली रिवाइज किया. आई होप आपको सारे टॉपिक्स और सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.